सोलह वाइन यार्ड्स का आईपीओ अगले हफ्ते यानी 12 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्राइम टाइम शो मनी टाइम, जहां आपको मिलती हैं आपकी जेब, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और आज की पहली खबर है केनरा बैंक से जुड़ी हुई। अगर आपने केनरा बैंक से कोई भी लोन ले रखा है तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख केनरा बैंक ने सभी अवधि के लिए अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने यह कदम RBI के रेपो रेट बढ़ाने से पहले उठाया है। बैंक की नई MCLR 7 दिसंबर से लागू होगी। MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है जिससे कम ब्याज पर कोई भी बैंक कर्ज दे ही नहीं सकता। बैंक की 1 साल वाली MCLR 8.10% से बढ़कर अब 8.15% हो गई है। अब खबर यस बैंक के ग्राहकों के लिए। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की FD पर इंटरेस्ट रेट को बदल दिया है। बैंक ने बताया कि नई ब्याज दरें 5 दिसंबर से लागू हो चुकी हैं। बैंक अब 7 दिन से लेकर 120 महीने वाली FD पर आम जनता को 3.25% से लेकर 6.75% तक का ब्याज देगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 3.75% से लेकर 7.5% तक का ब्याज दिया जाएगा। 1 साल से 3 साल वाली FD पर आम जनता को अधिकतम 7% का ब्याज मिलेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। ये खबर उन लोगों के लिए जिनका होम लोन चल रहा है। अगर RBI फिर से रेपो रेट बढ़ाता है तो होम लोन ग्राहकों का दर्द बढ़ सकता है। 7 दिसंबर को RBI रेपो रेट में 0.35% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन ग्राहकों की मासिक किस्त तुरंत प्रभाव से बढ़ सकती है, खासकर उन ग्राहकों की जिन्होंने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से लिंक्ड फ्लोटिंग रेट पर होम लोन ले रखा है। महंगाई को काबू करने के लिए RBI चालू वित्त वर्ष में अब तक रेपो रेट में 190 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर चुका है। अधिकांश बैंक इस बढ़ोतरी का बोझ अपने ग्राहकों पर डाल चुके हैं। फ्लोटिंग रेट होम लोन पर जब भी ब्याज दर बढ़ाई जाती है तब बैंक EMI अमाउंट बढ़ाने के बजाय लोन टेन्योर को ही बढ़ाते हैं। हालांकि कम अवधि में अगर ब्याज दर बहुत अधिक बढ़ जाती है तब ये वाला ऑप्शन अनवाइबल हो जाता है और तब बैंकों के पास EMI बढ़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अब सुनाते हैं आपको एक अच्छी खबर जो अमेरिका से आई है। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर प्रतिकूल घटनाक्रमों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती दिखा रही है। इसके पहले अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के ग्रोथ अनुमान को 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया था। अब उसने इस अनुमान को फिर बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और दूसरी तिमाही के GDP के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। इस वजह से पूरे वित्त वर्ष के लिए वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 8.7% रही थी। अब बताते हैं आपको GST से जुड़ी एक बड़ी खबर। GST परिषद माल एवं सेवा कर कानून के तहत गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने पर विचार कर सकता है। साथ ही कानूनी कार्रवाई करने के लिए सीमा मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने पर विचार किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक 17 दिसंबर को होने जा रही है। सरकार ने सितंबर में कहा था कि GST अधिकारी माल एवं सेवा कर में गड़बड़ी के उन मामलों में अभियोजन शुरू कर सकते हैं जहां कर चोरी या इनपुट कर क्रेडिट का दुरुपयोग 5 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही निर्धारित सीमा के नीचे के मामले में गड़बड़ी करने वालों की संपत्ति कुर्क नहीं की जाएगी। अब छठी खबर, ये जो अगली खबर है CNG के वाहन चलाने वालों के लिए है। किरीट पारिक समिति ने CNG को GST के दायरे में लाने जाने तक इस पर लगाए जाने वाले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है। नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए गठित पारिक समिति ने पिछले हफ्ते पेट्रोलियम एवं
प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। किरीट पारिक समिति ने सीएनजी की कीमतों में कमी लाने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के लिए एक न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य तय करने का सुझाव भी सरकार को दिया है। केंद्र सरकार सीएनजी पर 14% की दर से एक्साइज ड्यूटी वसूलती है, जबकि राज्यों में इस पर 24.5% तक वैट लगता है। क्या आपके घर में शादी है या आप किसी को गिफ्ट देने के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो खुश हो जाइए। विदेशी बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 473 रुपये टूटकर 53,898 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। सोने की तरह चांदी भी 1241 रुपये के नुकसान से 65,878 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना नुकसान के साथ $1770 प्रति औंस पर था। चांदी भी नुकसान के साथ $22 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। HDFC सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार का कहना है कि उम्मीद से बेहतर अमेरिका के सेवा क्षेत्र के आंकड़ों से फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरों को ऊंचा रखने का दबाव बढ़ा है। इससे पीली धातु में गिरावट आई है। क्या आपके पास भी है मारुति की कार? तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देश की प्रमुख कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने आगे की सीट बेल्ट में संभावित गड़बड़ी को ठीक करने के लिए सियाज, ब्रेजा, आर्टिगा, XL6 और ग्रैंड विटारा की 9,125 यूनिट को बाजार से वापस बुलाया है। मारुति ने कहा कि इन प्रभावित वाहनों का उत्पादन 2 से 28 नवंबर 2022 के दौरान हुआ है। इन वाहनों की आगे की सीट बेल्ट में कुछ संभावित गड़बड़ी का पता चला है। इससे सीट बेल्ट खुल सकती है। कंपनी ने कहा कि वो प्रभावित वाहनों को जांच के लिए वापस मंगा रही है और खराब बेल्ट को फ्री में बदला जाएगा। कंपनी की अधिकृत डीलरशिप की ओर से जल्द ही ग्राहकों को इस बारे में बताया जाएगा, उनसे संपर्क किया जाएगा। अगर आप टाटा मोटर्स की नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। टाटा मोटर्स अगले महीने अपने यात्री वाहनों की कीमतें बढ़ा सकती है। कंपनी ने कहा कि वो अपने मॉडल्स को 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले उत्सर्जन नियमों के अनुरूप बनाने के लिए यात्री वाहनों की कीमत बढ़ाने पर विचार कर रही है। टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि कीमत बढ़ाने से कमोडिटीज कीमतों के प्रभाव को भी दूर किया जा सकेगा, जो साल के अधिकांश समय ऊंचे स्तर पर बनी रही है। उन्होंने कहा कि बैटरी की कीमतें भी बढ़ गई हैं और अभी तक इसका बोझ बाजार पर नहीं डाला गया है। चंद्रा ने कहा कि इन सब उच्च कीमतों के चलते हम भी मूल्य संशोधन पर विचार कर रहे हैं। अब आपके सामने है आज की आखिरी खबर, बुलेटिन की लास्ट फाइनल न्यूज, जो है आईपीओ से जुड़ी हुई रेयर इंटरप्राइजेस समर्थित कॉनकॉर्ड बायोटेक और दक्षिण भारत के एक प्रमुख क्षेत्रीय आभूषण ब्रांड वैभव जेम्स एन को सेबी से आईपीओ के जरिए पूंजी जुटाने की मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियों ने अगस्त और सितंबर के बीच बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास आईपीओ के लिए शुरुआती दस्तावेज जमा कराए थे। कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश के रूप में होगा। वैभव जेम्स एन अपने आईपीओ में 210 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी करेगी और दोनों कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज के इस सफर को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा आपको हमारा ये कार्यक्रम। अगर आप इस तरह की खबरें काम की जो हैं वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी पसंद नापसंद बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। मनी9 के जो तमाम कार्यक्रम हैं, खास कार्यक्रम हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मनी9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।